अनुपमा शांत कमरे में बैठी थी जब उसकी नजर देविका की डायरी पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह हंसते हुए बोली कि देविका वाकई कितनी प्यारी है और उसकी लिखी हुई बातें उसके दिल को छू रही हैं। अनुपमा ने मजाकिया लहजे में कहा कि वह खुद को भी उसकी तरह प्यारी मानने लगी है। देविका यह सुनकर थोड़ी देर मुस्कुराई, लेकिन फिर गंभीर हो गई। उसने बताया कि उसके पास अपनी बातें साझा करने के लिए कोई नहीं था। जब उसका मन बहुत बोझिल हो जाता तो वह सब कुछ कागज पर उतार देती थी। यही वजह है कि उसने अपने विचार डायरी में लिखने शुरू किए। देविका ने आगे बताया कि कैंसर का पता चलने के बाद उसने अपनी इच्छाओं की एक सूची भी बनाई थी। इस सूची में वे सब सपने थे जिन्हें वह अब तक टालती आई थी। उसने स्वीकार किया कि हर बार जब उसने इस सूची को लिखा, उसके भीतर डर भी था और उम्मीद भी। अनुपमा उसकी बातें सुनते सुनते भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोचने लगी कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है और फिर भी मुस्कान बनाए हुए है। इसी बीच अनुपमा का फोन बजा। ख्याति की कॉल थी। फोन उठाते ही ख्याति की आवाज कांप रही थी। उसने अनुपमा से माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। अनुपमा उसे सुन रही थी, लेकिन उसी समय उसे यह भी खबर मिली कि कोठारी परिवार अब भी ख्याति को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर अनुपमा और भी असमंजस में पड़ गई। तभी देविका ने साफ कहा कि उसे ख्याति को इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। उसने अनुपमा को समझाया कि कभी कभी लोगों को अपनी गलतियों का बोझ उठाने देना जरूरी होता है ताकि वे सीख सकें। कुछ ही देर बाद घर के माहौल में अचानक हलचल मच गई। रात का समय था और किसी के घर में घुसने की आवाज आई। अनुपमा घबरा गई और उसने देविका को सावधान रहने को कहा, लेकिन देविका ने साफ इनकार कर दिया कि वह डरकर नहीं बैठेगी। उसने कहा कि जो भी घुसपैठिया है उसे पकड़ना ही होगा। अनुपमा शुरू में हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार देविका का साथ देने लगी। दोनों ने मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया। सब लोग हैरान रह गए जब चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि परितोष था। परितोष ने रोते हुए कबूल किया कि उसने यह चोरी भूख की वजह से की थी। उसने कहा कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और मजबूरी में उसने लीला के गहने चुराने की कोशिश की। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। हसमुख ने परितोष को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यह काम किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन लीला का दिल पिघल गया। उसने कहा कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसने परिवार के सामने घोषणा की कि वह परितोष को एक और मौका देने के लिए तैयार है। अनुपमा पहले तो चुप रही, लेकिन सबकी बातों को सुनकर उसने सावधानी से इस फैसले को मान लिया। उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि अगर परिवार चाहता है तो वह भी परितोष को यह मौका देने के खिलाफ नहीं जाएगी। इसके बाद माहौल कुछ शांत हुआ और अनुपमा ने अपना पूरा ध्यान देविका पर केंद्रित कर दिया। उसने तय किया कि देविका के लिए वह कुछ ऐसा करेगी जो उसे खुश कर दे। इसलिए उसने गुलाबी थीम वाली एक जन्मदिन पार्टी की तैयारी शुरू की। उसने चाहा कि इस खास दिन पर देविका को ऐसा एहसास हो कि उसके जीवन में रंग और खुशियां अभी भी बाकी हैं। जब देविका को इस सरप्राइज का पता चला तो वह भावुक हो गई। उसने अनुपमा से कहा कि वह असल में कोई जश्न नहीं मनाना चाहती थी। उसका दिल कह रहा था कि शायद यह उसका आखिरी जन्मदिन हो सकता है। लेकिन अनुपमा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और पूरे विश्वास के साथ वादा किया कि यह उसका आखिरी जन्मदिन नहीं होगा। उसने कहा कि अगले साल जब वह उसका जन्मदिन मनाएगी तो देविका कैंसर मुक्त होगी। अनुपमा की इन बातों में इतना सच्चा विश्वास था कि देविका की आंखें भर आईं। पार्टी का समय आया और पूरा शाह परिवार देविका के चारों ओर इकट्ठा हो गया। सबने उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि लंबे समय बाद उसने खुद को इतना अपनापन और स्नेह से घिरा हुआ महसूस किया। परिवार ने उसे एक खास उपहार भी दिया, एक सुंदर गणेश प्रतिमा।
यह उपहार न सिर्फ सजावट का सामान था बल्कि देविका के लिए उम्मीद और सकारात्मकता का प्रतीक भी था। देविका ने प्रतिमा को हाथों में थामा और दिल से आभार जताया। उसने महसूस किया कि भले ही उसकी बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो, लेकिन उसका परिवार और उसकी दोस्त उसे संभालने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अनुपमा ने भी इस पल को अपने दिल में गहराई से संजो लिया। उसने सोचा कि जब तक उसके पास सांसें हैं, वह देविका के हर पल को खुशियों से भरने की कोशिश करती रहेगी। इस तरह उस रात ने न सिर्फ देविका के जीवन में नई उम्मीद जगाई बल्कि अनुपमा के दिल में भी यह भरोसा बैठा दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ प्यार और परिवार का हो तो कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। लीला ने भावुक होकर देविका को देखा और उसके दयालु हृदय की सराहना की। उसने कहा कि देविका जैसी आत्मा बहुत कम देखने को मिलती है, जो अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को हमेशा मुस्कुराहट देती है। पूरा परिवार उसकी बात से सहमत हुआ और हर किसी ने देविका को यह भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। हर कोई उसे संघर्ष करते रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। अनुपमा बार बार उसकी पीठ थपथपाती और कहती कि अब उसका जीवन सिर्फ दर्द से भरा नहीं रहेगा, बल्कि परिवार का स्नेह और शक्ति भी उसके साथ होगी। इसी समय बाहर की दुनिया में एक और कहानी आकार ले रही थी। प्रेम और अनिल को आखिरकार पता चला कि गौतम ने उनके साथ धोखा किया है। लंबे समय से उनके मन में शंका थी, लेकिन अब सबूत उनके सामने आ गए थे। वे बेहद टूट गए क्योंकि जिसे वे अपना मानते थे वही उनके खिलाफ निकला। तभी राही ने उन्हें संभाला और उनकी मदद करने के लिए आगे आई। उसकी निष्ठा और समर्थन देखकर पराग का दिल गर्व से भर गया। उसने महसूस किया कि राही सचमुच परिवार की रीढ़ है और उसकी हिम्मत ने ही सबको एकजुट रखा है। हालांकि इस सब के बीच ख्याति का मन चैन से नहीं बैठ रहा था। वह लगातार पराग की सेहत को लेकर चिंतित रहती। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देती थी। जब भी पराग मुस्कुराने की कोशिश करता, ख्याति की निगाहें उसके चेहरे की थकान और कमजोरी को पकड़ लेती। लेकिन पराग ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह अपनी चिंता उसे परेशान करके और न बढ़ाए। उसने कहा कि उसका शरीर थका हो सकता है, लेकिन उसका मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ख्याति ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली, पर दिल से उसकी चिंता खत्म नहीं हुई। जन्मदिन के समारोह में जब सब एक दूसरे को देख रहे थे, देविका अचानक भावुक हो गई। उसने सबके सामने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उसे एहसास हुआ कि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत परिवार की होती है। उसने माना कि अगर अनुपमा और शाह परिवार उसके साथ न होते तो शायद वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके शब्दों ने पूरे घर का माहौल और भी आत्मीय बना दिया। सबने ताली बजाई और उसे गले से लगा लिया। उस पल हर कोई यह मान रहा था कि असली ताकत एकता और प्रेम में ही छिपी है। देविका की आंखों में चमक थी, क्योंकि लंबे समय बाद उसने खुद को इतना अपनापन महसूस किया। अनुपमा के दिल में भी गर्व था कि उसने अपनी दोस्त के लिए वह सब किया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। परिवार की हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों के आशीर्वाद से वह रात सचमुच एक यादगार जश्न बन गई। गणेश प्रतिमा की मौजूदगी और सबकी दुआओं ने देविका को ऐसा सुकून दिया जैसे उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा हो। समारोह के बाद जब सब थोड़े आराम से बैठे तो अनुपमा ने किंजल को अपने पास बुलाया। उसने धीरे से कहा कि वह देविका की बकेट लिस्ट पूरी करना चाहती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। किंजल ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे लगा कि अनुपमा का यह फैसला देविका को जीवन की सबसे बड़ी खुशी देगा। तभी हसमुख ने अपनी बात रखी। उसने सुझाव दिया कि घर की सभी महिलाएं एक ट्रिप पर जाएं। उसने कहा कि यह सिर्फ देविका के लिए ही नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक नया अनुभव होगा। इस विचार ने सबको उत्साहित कर दिया। अनुपमा तुरंत योजना बनाने लगी। वह चाहती थी कि इस सफर में कोई कमी न रह जाए। इसी बीच प्रार्थना ने भी अपनी बात कही। उसने मुस्कुराकर कहा कि इस यात्रा में राही, माही और परी को भी साथ चलना चाहिए। उसने समझाया कि जब सफर में ज्यादा लोग होंगे तो अनुभव और भी रंगीन और यादगार बनेगा।
सबने उसकी बात मान ली और यात्रा का ख्याल एक उत्सव जैसा लगने लगा। उधर देविका ने भी अपने मन में एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे कोठारियों से मिलना चाहिए। भले ही अतीत में उनके रिश्ते उलझे हुए थे, लेकिन वह चाहती थी कि अब किसी भी गलतफहमी को जगह न दी जाए। उसने निश्चय किया कि इस मुलाकात से वह पुराने घाव भर सकेगी और अपने दिल को हल्का कर पाएगी। उस रात का अंत आशा और प्रेम की भावना के साथ हुआ। हर कोई इस सोच में डूबा था कि आने वाले दिन देविका और परिवार के लिए नई उम्मीदें लेकर आएंगे। अनुपमा को पूरा भरोसा था कि उसके छोटे छोटे प्रयास ही देविका को फिर से जीवन की ओर लौटा लाएंगे, और यही विश्वास पूरे घर की ताकत बन गया।